बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, स्टेडियम तो बदल गया, नया स्टेडियम था, बट परफॉर्मेंस वो पुरानी ही थी जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट की। काफ़ी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर ऐसे खेलना ओबियसली बड़ा मायूस कुन था। 78 रन से न्यूजीलैंड ने विक्ट्री अपने नाम की। बैटिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड ने ऐसे मारा जैसे शायद वो अपने घर में खेल रहे हैं। बॉलिंग करने आए तो उन्होंने कंडीशन को ऐसे यूटिलाइज़ किया। उनके स्पिनर की बात करें, उनके पेसर की बात करें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। आप हमारे फास्ट बॉलर के हवाले से अगर बात करें तो एक जो इनका 1.5-2 साल से डिबैकल चल रहा है वो ये है कि जब डेथ ओवर करते हैं ख़ासतौर पे वाइट बॉल के अंदर तो हर बॉलर रन कंसीड करता है। और चाहे वो शहीन शाह की बात करें, हारिस रऊफ़ की बात करें, नसीम शाह की बात करें, वो जो एक क्लास होती थी हमारे पेसर की डेथ ओवर के अंदर रिवर्स स्विंग करना, बॉल को मूव करना, शायद अब जितनी वेरिएशन आ चुकी हैं, स्लोअर वन करना, एंगल क्रिएट करना, वो कुछ भी हमारे फास्ट बॉलर की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। इस पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और क्या यही स्क्वाड जाएगा आगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, या जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि एक दो चेंजिंग करनी चाहिए, क्या वो होंगी या नहीं होंगी, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा इनॉग्रेशन के हवाले से बात की, और कल अब कराची का जो स्टेडियम है उसकी भी इनॉग्रेशन की जाएगी। और ओबियसली ये पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राइड मूवमेंट है। बट कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जहाँ आप जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं सब कुछ है, फैंस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो शायद सब कुछ पार्शन पार्शल है जब तक पाकिस्तानी टीम नहीं जीतेगी। ये फैंस तभी खुश होंगे, इनका कनेक्शन तभी जुड़ेगा क्रिकेट के साथ जब इनको विक्ट्रीज दिखना को मिलेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को और हमारे बोर्ड को पहली प्रायोरिटी इसी को रखना चाहिए, क्योंकि विक्ट्रीज ना मिले तो आपका जो कनेक्शन है वो आवाम से टूट जाता है। इस सब पे आज बात करते हैं जी। हमारे जो पैनल है बड़ा ही ज़बरदस्त है और बड़ी हमारी पसंदीदा शख्सियात आज मौजूद हैं। मुजाहिद जमशेद साहब और अज़हर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आप दोनों का। मेरा ख्याल है कदाफ़ी का तो आपने देखा ही होगा, ज़बरदस्त किस्म का इनॉग्रेशन की गई, तो कुछ कहना चाहें उस हवाले से। और एक डोमाइस भी हुई है जी, एक हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर, उस हवाले से भी कुछ कहना चाहें आप। ये इरफान, इससे पहले कि जो हमारे क्रिकेटर के बारे जी में आप बात की, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत, ताहिर शाह साहब जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरा ख्याल है कि आई कुड नॉट बिलीव इट व्हेन आई हर्ड अबाउट हिज डिमाइस। वो ये था कि मैं उससे 1.5 महीने पहले उसके साथ मैंने कोई 2-3 घंटे गुजारे, एक शादी पर हम इकट्ठे थे। जी तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त क्रिकेटर था जो कि पीसीबी के एलीट पैनल का अंपायर भी था, जी और क्रिकेट के लिए वो डेडिकेटेड थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके और बहुत उम्दा तरीके के साथ अपनी जो क्रिकेटिंग फर्स्ट क्लास करियर था उसका अख्ताम भी किया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि अब वो दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन हाँ। और अल्लाह मियाँ उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और उनके लावाकीन को, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ऐसे खिलाड़ी, दोस्त, प्यार करने वाले कम मिलते हैं। और बड़े जितने भी मेरे लोगों से क्रिकेटर से बात हुई, सब कहते थे कि शायद ये किसी तरह भी कम नहीं थे किसी इंटरनेशनल प्लेयर से। ऑफ कोर्स। और ये शायद कहते हैं बैड लक थी कि वो नहीं खेल पाए, अदरवाइज इनसे अच्छा क्लासिक प्लेयर देखिए, नहीं मेरा था। भी एक्सपीरियंस गुजरा है। रेस्ट इन पीस शाह जी, आप बड़े गुड मैन थे, और आपके साथ जितना भी टाइम गुजरा, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया कदावी स्टेडियम में, तो मैंने नेशनल बैंक के अगेंस्ट भी, मैं रिसेंटली पाकिस्तान अंडर 19 खेल के ही आया था, तो मैंने 149 किया अगेंस्ट नेशनल बैंक। तो मुझे रस्से तक छोड़ने आए कि मीन्स के एक सीनियर क्रिकेटर, और इतना जो ऐसे प्लेयर्स जो एक ब्रांडेड हों, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट में वो माइकल जैक्सन वाला एक मुकाम रखते थे, क्योंकि कोई ऐसा कोना नहीं है पाकिस्तान का जहाँ पे शाह जी को जानते नहीं थे। और शाह जी एक फुल पैकेज थे, विकेट कीपिंग भी करते थे, फास्ट बॉलिंग भी कर लेते थे, लेग ब्रेक भी करते थे, ओपन भी करते थे, मिडिल ऑर्डर में भी खेलते थे। अच्छा। और कभी भी हमने देखा है कोई टीम नेशनल बैंक अगर फंस भी गई किसी सिचुएशन में, तो हमेशा अपनी एडवाइजेस देने के लिए बेस्ट से बेस्ट एडवाइज़र थे वो अपनी टीम के लिए। तो शाह जी रेस्ट इन पीस, और हम तो सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जब आपकी खिदमात होती हैं तो लोग फिर अच्छे अल्फाज में उसको याद करते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि किसी ने कंट्री को किसी तरह किसी एक तरह ही सर्व करना है। आपके जो बच्चे, खेले मैं वही कह रहा हूँ, जितने लड़के खेले हैं पाकिस्तान को, जब उनका पूछा जाता है वो कि उनका रोल पीछे कई ऐसे लोगों का होता है जो इसे कहते हैं गुमनाम हीरो, अनसंग हीरो। तो ये वो हैं जो कई दफ़ा दिखने में नज़र नहीं आते लेकिन उनकी पीछे खिदमात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको
उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कुछ कजाफी के हवाले से भी कहना चाहिए जी, कैसा लगा नया स्टेडियम? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडिशन हुई है मैं समझता हूँ, और उसमें आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को, कि द वे वो 117 दिन में वन कुड नॉट बिलीव इट इरफान के ये स्टेडियम की ये शक्ल होगी। हम तो जाते रहते थे ना हर 15-20 दिन के बाद, तो वो समझ नहीं आता था कैसे हो पाएगा। इसकी वो इनॉग्रेशन जो है वो भी मुझे याद है। अच्छा, वो मैं बल्कि वहाँ पर मैच भी खेला हूँ, मतलब उस ज़माने में। तो एक जो जनरल एक कंसेप्ट था ना, कि जो व्यूइंग है ना, देखने की जो स्पेक्टेटर्स की सलाहियत है, वो एक्चुअली जो प्ले हो रहा है उससे बहुत दूर थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह उसको डिमोलिश किया और उसको रेनोवेट किया, और लोगों के लिए देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ना अब वो मैच को इस तरह एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि यू आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल प्ले। जो पिच है ना 22 यार्ड्स की, ऐसे लगता है कि आप उसके बिल्कुल करीब बैठ कर देख रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और आई थिंक देखें सबसे बड़ा जो ऑनर किया गया है ना, वो उन मजदूरों को, वर्कर के साथ, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्कर्स को किया गया है जिन्होंने दिन रात लगाकर ना मेहनत कर कर इतना खूबसूरत स्टेडियम बनाया। और आई थिंक ये हेड्स टू दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेस्पाक एंड पाकिस्तान आर्मी एंड पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टेडियम, ये तमाम लोगों को सैल्यूट है। जैसा आपने कहा ना, ये एक मैसेज है कि अगर आप यूनिटी के साथ चलेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग। और ये आप बाकी पॉलिटिशियन को भी शायद ये कहीं ना कहीं इसके मैसेज इसको लेना चाहिए। बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं कंट्री चलाने के लिहाज से, जब कंट्री टर्बुलेंस में है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो खुदा के वास्ते ये अगर एक स्टेडियम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट? आप कुछ कहना चाहें मुजाहिद भाई? यार मेरा ख्याल है कि अजहर भाई पिछले हफ्ते की बात है कि इंडिया बहुत फुदक रहा था कि जी ऑन टाइम स्टेडियम नहीं बनना। तो यहाँ पे बैठ के हमने बात की कि यार ये जिस स्पीड के साथ काम हो रहा है और जितने जुनून के साथ हो रहा है, तो ये ऑन टाइम। तो कल हमने देखा कि मैच भी हो गया और पूरी दुनिया ने देख भी लिया। और जिस तरह की मैं समझता हूँ एफर्ट के साथ साथ अगर पहला मैच, क्योंकि आपने जब हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ जाते हैं ना कि इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, विजन ठीक हो गई, क्राउड अब बड़ा कंफर्टेबल है, प्लेयर्स को आप पास से दे सकते हैं, तो जब इतनी बातें कहीं ना कहीं हो रही होंगी ना इरफान, तो वहाँ पे पहला मैच तो याद आएगा कि यार पहला मैच जीतना चाहिए था। लेकिन आगे जो होता रहे, क्योंकि एंडिंग जो है ना, जो एंडिंग है सिचुएशन, उस पे थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन कल न्यूजीलैंड से मैच जीतना चाहिए। आगे हम कहते हैं कि यार नया स्टेडियम, आवाम बड़ी तादाद में आई थी, हाँ पूरा हाउसफुल था, नया स्टेडियम बनाया, इनॉग्रेशन बड़ी अच्छी हुई, बड़ा रैपिडली काम हुआ, प्लस प्लस प्लस। तो एक माइनस के यार अगर पहला मैच भी जीते होते तो एक हिस्ट्री बन जाती। और मैं जैसा अभी इंट्रो में भी बात की कि ये कनेक्शन अवाम का, अवाम को इससे ओबियसली बहुत बड़ा रोल है स्टेडियम का अच्छा बनना, ये कुछ, लेकिन अवाम के लिए सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे जो प्राइम चीज़ है अवाम के लिए वो पाकिस्तान की जीत है। क्योंकि मैं जब निकल रहा था बाहर स्टेडियम से, तो जो फैंस जा रहे थे, कुछ फ़खर के आउट होने के बाद जाना शुरू हो गए, कुछ हमने देखा बाद में, तो उन्होंने बड़े मायूस थे। उन्होंने कहा यार अगर चैंपियन ट्रॉफी यार हमारे घर में था, हम सोच रहे थे हमारे घर में होगा मैच, तो हम तो बड़े आसानी से जीतेंगे। ये मतलब उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उसमें से हैप्पीनेस लेना, हैप्पीनेस मिलेगी विक्ट्री से। तो वो अच्छा देखने के लिहाज से तो वो सारी बातें बड़ी प्लस प्लस है, लेकिन ये विक्ट्री जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फैंस को जोड़ने के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैच की तरफ भी आए अदर भाई, ये हमने देखा कि जितना इस स्क्वाड को डिस्कस कर हो चुके, आप माशाल्लाह 4-5 डेकेड से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, इतना मुझे नहीं याद पड़ता मेरे कैरियर में तो किसी को इतनी डिबेट की गई हो कि जी ये स्क्वाड ऐसे होता, वैसे हर दफ़ा ही है, बट इस दफ़ा कोई एक्सट्रीम पे चला गया। क्या आपको लगता है कि स्क्वाड में क्या रेगुलर ओपनर होना चाहिए था, स्पिनर होना चाहिए था, या आपको लगता है ये बैलेंस था, यही बनता था और ठीक खिलाया? इरफान, मेरी थिंकिंग टोटली डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्टर हैं, एक ने माशाल्लाह 90 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, एक ने ऑलमोस्ट 80 प्लस खेले हुए हैं। अलीम डार का अगर एक्सपीरियंस लें तो एज एन एम्पायर अगर उसकी आप मैचेस को देखें तो दे आर मोर देन 400 प्लस। तो मैं एक चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही कि जो कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ टीम है ना, उसकी सिलेक्शन जो है ना, वो हमेशा पहले सिलेक्शन कमेटी करती है, ठीक है जी।
सिलेक्शन कमेटी डेलिब्रेट करती है, डिस्कशन करती है, फिर सोचती है कि उनके ओपनर्स कौन से होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, लोअर मिडिल कौन सा, ऑलराउंडर कौन से, विकेट कीपर कौन सा और फास्ट बॉलर कौन से. दिस इज हाउ यू मेक द कॉम्बिनेशन. सिलेक्टर्स का रोल जो होता है ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. वो इसलिए कि उन्होंने जो 15 खिलाड़ी बनाने होते हैं ना, उसमें वो सबसे पहले 11 चूज करते हैं कि 11 में आपने सबसे पहले कौन से प्लेयर जो है उनको प्लेइंग एरिया का जो है ना वो इख्तियार देना है. यस. अब बात आ जाती है जो ओपनर्स की. अब फखर जमान के बारे में ये बात थी कि जी ही इज गोइंग टू बी वेरी रस्टेड, वो 9-10 माह क्रिकेट नहीं खेले, फिटनेस प्रॉब्लम और सिलेक्शन प्रॉब्लम. बट व्हेन ही वाज सिलेक्टेड एज ए नंबर 1 प्लेयर, एज एन ओपनर, तो उसके साथ फिर इनके लिए जो दूसरा ओपनर था ना, उसको ढूंढना जो था ना, या उसको ओपन करवाना, वो था बाबर आजम, जिसके बारे में कैप्टन वाज वेरी वोकल. उन्होंने कहा बाबर आजम अगर टीम में 11 में खेलता ना तो ही हैज द एबिलिटी टू ओपन द इनिंग. जी. तो अब आप देखेंगे T20 में वो करता रहा है. अगर उसने बहुत कम मैचेस में, वो 50 ओवर्स के मैचेस नहीं, ओडीआई में तो की नहीं है उन्होंने. एग्जैक्टली. हाँ जी. अब उसका रोल जो था ना वो डिफरेंट हो गया. आई डोंट नो कि वो क्या डिस्टाइन किया हुआ था सिलेक्टर्स ने या कैप्टन ने या मैनेजमेंट ने कि आपका रोल क्या होगा. रोल मुझे जो पता चला कि बाबर वाज नॉट कंफर्टेबल. ओके. उनको था कि उनकी रिजर्वेशन थी कि मैं नंबर 3 पे, बट उनको कन्विंस किया गया कि टीम की डिमांड है, आप कोई ओपनर जल्दी आउट हो जाता पाते हैं और आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे. आप करें. ये तो किसी को गलत फहमी में पैदा करने वाली बात है ना. आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी मैच में उसे ओपन करा दिया, 85 कर दिया. उसके बाद क्योंकि उसकी बैटिंग जो टेक्निक है वो बहुत सॉलिड है, और कोई भी कोच इस तरह की फीलिंग दे सकता है कि यार ये एक एंड तो संभाल लेगा, और इसका स्ट्राइक रेट अगर 90 तक भी चलेगा तो चल जाएगा, दूसरी तरफ 130 तो 300 प्लस हो ही जाएगा. ये वो इनिंग थी जो यहाँ बैठ के हम तारीफें कर रहे थे कि जी ओपन में उसने 85 रन किए, 205 की पार्टनरशिप कर दी शान मसूद के साथ, और यहीं पे बैठ के हम उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार नो डाउट उसने ओपन नहीं किया वनडे में, लेकिन ये कोच का काम है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आपने एक क्लासिकल प्लेयर से वाइजली बेहतर रिजल्ट कैसे लेना है. आपको पता है कि कल का जो मैच हुआ, आप किसकी वजह से आ रहे हैं? आप कल का मैच आ रहे हैं वो जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, कामरान गुलाम. एक तो खुद स्लो खेल रहा था, बॉलर ऊपर चढ़ा दिए, दूसरे एंड पे बैटिंग में प्रेशर डाल दिया, और उसके बाद इतना बुरा शॉट मार के आउट हुआ. और मैं अपनी बेगम, जिसको क्रिकेट की अलग बेगम नहीं पता, मैं उसे कह रहा था अभी बुरा शॉट मारने लगा, अभी आउट होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि यार ये फंस गया. अब या तो ये निकल के मारेगा या मिड विकेट की तरफ खींचेगा. अगर हम बाहर बैठ के इतनी चीजें एनालिसिस उसकी चीजों के कर रहे थे, तो यार सिलेक्टर कहाँ है मेरे भाई जी, कोच का है. उनको किनसे किस तरह का काम लेना है भाई. यार अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, ये बैठे हैं, इनसे मशवरा करें यार, मुझे कॉल कर लें यार, मैं बता सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है यार. आपको देखे अजहर भाई, मेरा ये मानना है कि आपने जो 50 ओवर का 46 ओवर का कैसे मैच करना है कि यार दूसरी टीम को 46 ओवर बिफोर स्टार्ट ऑफ द मैच वो फीलिंग आ गई हम तो सिर्फ 45 ओवर का मैच. आप मैच ना खिलाते नुमान को, आप टीम में रखते, क्योंकि रेपुटेशन कहते हैं कि यहाँ से अगर मैंने लाहौर से गुजरांवाला जाना ना, तो मेरे से पहुंचने से पहले रेपुटेशन पहुंच जाएगी. बिल्कुल ठीक. आपने उसका जो डर था नंबर 5 पे आ गए टेस्ट में, और यहाँ पे आपको मोमेंटम ब्रेक के लिए एक ऐसा स्पिनर चाहिए जिसका एक टेरर हो. बिल्कुल ऐसे यार हर मैच में 10 आउट कर देता है, तो वो उसकी दहशत का सही इस्तेमाल करना चाहिए था, टीम के साथ रखते, ताकि दूसरी टीम को पता होगा यार ये तो बड़ी विकेटें लेके आ रहा है, पता नहीं क्या बुला. अब ये देखे ना कि सेंटनर ने, जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह सेंटनर ने आउट किया स्लो वन करके, थोड़ा सा एंगल क्रिएट करके खेल रहा था. मैंने बड़े अरसे के बाद ऐसे बॉलर कभी फ्लाइट कर रहा है, कभी आगे एक चीज ना, ये बड़े शोज किए हमने स्क्वाड के ऊपर, चीजों के ऊपर, तो मैंने हमेशा कहा कि न्यूजीलैंड जो है ना, हर बंदा पूछता है टॉप 4 कौन होगी. जब मैंने आपके साथ भी जिक्र किया था, मैं कहा मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पाकिस्तान इंडिया में से किसी को बाहर करेगी. तो लोग इसको समझ नहीं रहे थे, कल उन्होंने आंसर दे दिया, क्योंकि जिस तरह वो इंडिया में उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश किया है, वो दुनिया को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जैसे इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है ना इंडिया में, वो जीत के आए हैं, वो बताया उन्होंने, टेस्ट जीत के आए हैं. T20 जीतना चलो फिर बंदा कहता है जी फ्लूक लग गया, कोई आधी इनिंग्स होगी. टेस्ट जीतने का मतलब ये है कि उनका बॉलर 100%
इस कंडीशन में वो तैयार हैं, वो एलियन कंडीशन नहीं है उनके लिए, तो न्यूजीलैंड वन ऑफ फेवरेट है इस इवेंट की, जो लोग कहीं भी उसका नाम नहीं लेते, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया लेते हैं ना, तो मेरा ख्याल है देखो आप किसी को कहते हैं यार ये चैंपियन हो सकते हैं, दो ही चीज़ें हैं ना कि यार मैच विनर्स कितने हैं इनके पास। कल उसने जो 100 किया अजहर भाई, क्या बात है, 73 बॉल पे मैच विनर इनिंग थी ना, उसने आपको पूरी आपकी जो बैटिंग प्लेइंग स्टाइल है उसको धर्म भरम कर दिया कि आप देखिए पहली 50 उसने किया 56 बॉल पे। नहीं, यहाँ पर मैं ना मुजाहिद की बात को आगे बढ़ाऊंगा, वो इसलिए कि देखिए सेनेटनर को उन्होंने कप्तान बनाया, वो क्यों बनाया कि वो उनका मेन बॉलर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर आप उसकी बॉलिंग को एनालाइज करें, इवेल्युएट करें, तो कितने खूबसूरत तरीके से उसने ना अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद रिजवान को जो बॉल किया ना, ही बोल्ड फ्रॉम द वाइडर ऑफ द क्रीज। अच्छा, जब वाइडर किया ना तो ला महला जो बैटर होता है ना, उसकी ये थिंकिंग होती है कि यार गेंद अंदर आएगा और उसके बाद मैं इसको ऑन पर खेल के सिंगल कर लूंगा, स्क्वायर लेग और अपना शॉर्ट फाइन की तरफ। वो बॉल जब उसने किया ना, तो वो बॉल हवा में थोड़ा सा अंदर आया, जब पिच हुआ ना तो वो कार्पेट में पिच हुआ और गेंद इतना सा ब्रेक हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ जी। और मोहम्मद रिजवान वो टोटली स्ट्रैंडेड, उसका कोई चांस ही नहीं था कि वो उसको मैनेज कर जाता। ये चीजें जो आपने अभी इंडिया की बात की ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना स्काई हाई है जी। नॉट एज ए कैप्टन, जैसे मुझे कह रहे खेल रहा था, वो वाकई खेल रहा था। वो आपको ही वाज नॉट लेटिंग यू प्ले योर नॉर्मल गेम। वो डॉट बॉल करता जा रहा था। और उसके अलावा ब्रेसवेल की बॉलिंग देखे, फिलिप की बात करें, उन्होंने मेन बैटर को आपके आउट किया। अब ये जो कामरान गुलाम की बात की है ना, अब कामरान गुलाम को जब उसने बॉल फ्लाइट किया ना, तो कामरान उस बॉल की पिच से बहुत दूर गया हुआ था जी। जब वो दूर गया हुआ था तो उसने जब घुमाया ना बल्ला, तो बल्ले ने बिल्कुल कत्तन उसको मिडल में नहीं खेला, स्काई हाई एंड ही वाज आउट। और मेरा ख्याल है बीटन इन द एयर बाय द स्पिन ऑफ द बॉल। ऐसे ही है। और ये मेरा ख्याल है कई इनकी एबिलिटीज के ऊपर भी डाउट्स आते हैं और सारा कुछ खैर डिटेल में डिस्कस करते हैं और क्या फर्दर कुछ चेंजिंग हो सकती है। ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आके इन पर डिटेल में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। अच्छा, ब्रेक से पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे प्लेयर्स के हवाले से, ओबियसली हम प्लेयर्स को भी एनालाइज करते हैं और लोग सुनना चाहते हैं क्या क्या इनकी मिस्टेक थी और क्या कोई चेंजिंग हो सकती है प्लेइंग 11 के अंदर या स्क्वाड के, उसमें इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, ऑनर्स जिस तरह बाबर की मैं बात थोड़ी सी मजीद करना चाहूँगा, टेक्निकली आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप दोनों क्रिकेटर भी रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब किसी प्लेयर का आउट होना एविडेंट हो जाए ना, किस तरह आउट हो सकता है, तो मेरा ख्याल है वो सबसे हॉरिबल टाइम होता है। बैड पैच आना कोई मसला नहीं होता, किसी प्लेयर पे भी आ सकता है। हमने हिस्ट्री देखी है, हर प्लेयर पे दुनिया के आया, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था शायद जिस पे ना आया हो। अब विराट कोहली का हमने देखा कि वो थर्ड स्टंप से बाहर थोड़ा सा बॉल करे वो एज कर देता, ठीक है, वो चाहे उनके रिफ्लेक्सेस का मसला है कुछ, बड़ा क्लियर हो गया कि इस तरह आप आउट कर सकते हैं। बाबर का ये भी बड़ा एविडेंट हो गया कि जब ये आया स्पिनर ले आए, या खबा तो बहुत जल्दी आउट कर रहा, लेकिन कल भी जिस तरह वो किया ही वाज इन टू माइंड, क्योंकि बाबर को स्वीप मारनी नहीं आती। आप देखें स्वीप नहीं मारता बाबर, हालांकि नॉर्मली ये हमारे बाकी बैटर बड़ा अच्छा तो वो जब क्योंकि हर बॉल को वो फ्लिक करता है, तो फ्लिक करते हुए उसको आइडिया नहीं हुआ कितना मैंने करना है, तो वो पकड़ा गया। तो स्वीप डेवलप ना करना, आप 30 साल आपकी एज होगी है, दुनिया के आप बेस्ट बैटर है, पाकिस्तान के चलो आप हैं ही बेस्ट, तो ये किस तरह आप इसको देखें, कवर कर सकते हो? अगर देखा जाए सचिन तेंदुलकर का भी कैरियर, तो उसने भी कभी स्वीप नहीं मारी थी, लेकिन आखिर में उसने इस चीज़ को डेवलप करना शुरू किया कि इसके बगैर मैं तो हर फ़कत में फंस जाता हूँ, ख़ास तौर पर ऑफ स्पिनर पे, इसलिए क्योंकि जब आपका ऑफ स्टंप ये पाँव फ्रंट फुट जो है थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ जाता है तो ये लॉक हो जाता है। जो मिडल लेग से ब्रेक होगा उसको आप क्या करते हैं, स्क्वायर लेग और 45 के इन बिटवीन खेलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी बॉल या तो पिच में थोड़ी देर होल्ड हुआ या तेज आया, वहाँ पे आप फंसेंगे और यहाँ पे कैच होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बाबर के साथ मसला है क्योंकि वो अपने रिस्क को रोल करने की कोशिश करता है और पाँव उसका ऑफ स्टंप के ऊपर होता है। ये प्रॉब्लम वो कैरी कर रहा है। यही वजह है कि जाहिर है आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऐसी टीमों के खिलाफ जाओगे, वो अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि
आपको वो मुफ्त के रन हैं। ये तो आपको लगता है कि बाबर को ओपन कराने की ये भी रीजन थी कि स्पिनर आके इसको पकड़ेगा, ये 10 ओवरों में ये कर ले? जब आप इबनॉर्मल तरह से सोचना शुरू हो जाते हैं तो फिर फैसले भी उसी तरह करते हैं। ये कुदरत का एक अमल है। आपको किसने कहा था भाई ओपन करके 85 कर दो? हैं? आपने शॉट इतने खूबसूरत मारे कि कोई भी कोच बाहर बैठा गएगा यार हमें तो ओपनर मिल गया है। अगर सैम यूब फिट ना हुआ हमारे, क्योंकि बेसिक्स टेक्निक तो उसकी ठीक है जी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका स्कोरिंग एरिया कौन सा है। वो ऑस्ट्रम पे है। आप देखें ऑस्ट्रम के बाद कल कितने बॉल बीट हुआ है इतनी फ्लैट पिच पे। कभी हमने तो नहीं देखा कि इतना टॉप क्लास बैट्समैन ऑस्ट्रम से बाहर इतने बॉल जो है वो बीट हो रहा हो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये पैक किया हुआ था ऑस्ट्रम पे कि मारो भाई, और बॉडी से थोड़ा सा बल्ला जाएगा, एयर में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपके पास हमेशा हमने बात की है अजहर भाई यहाँ पे बैठ के कि यार जो फ़खर जमान है उसके पास ऐसे शॉट ऑफ रेंज है जहाँ पे फिल्टर होता ही नहीं है। सही है। आपके पास वो शॉट है जहाँ पे फिल्टर मौजूद होते हैं। तो ये फ़र्क आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। कल भी देख लें आप, विकेट टू विकेट उन्होंने बॉल किया, ऑस्ट्रम से बाहर किया, फंसा के रखा है, 26 बॉलों पे 8-10 रन किए जी, और बड़े आराम से। बाबर का ऑलमोस्ट 60 था, 57 का कामरान गुलाम का स्ट्राइक रेट था, रिजवान साहब आए हैं, कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करना था, वो 27 का स्ट्राइक रेट था। अगर भाई आप इसमें ऐड कीजिएगा ये जो हमारे इन पिचेस के ऊपर बात होती रही जी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ फंस गए, बाहर फंस गए। अब मसला पता है बड़ा हॉरिबल सा है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जी बाउंसी पिचेस हैं, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका बात करते हैं जी सेमी कंडीशन है, ये बेचारे खेले नहीं है, बेचारे ही कहना चाहिए इन्हें। अच्छा अपने घर में आप फंसे, अजी वो तो इतनी स्पिन कभी खेले ही नहीं, डोमेस्टिक में भी नहीं कभी खेले, ओ भाई आप खेले किधर? अच्छा चले सारा कुछ हो गया। आकिब जवेद साहब ने 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आकिब भाई ने कहा कि जी ये अब आइडियल सिनेरियो आ गया हमारे लिए, अब ये सूट करता है इस तरह की पिचेस के ऊपर, इधर आप ये रन करेंगे, ये देख लें। उधर भी नहीं खेला गया। नहीं, देखें क्रिकेट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे आर नो एक्सक्यूजेस एंड दे आर नो लेम एक्सक्यूजेस व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। जी, तो आप 11 जो खेल रहे हैं ना, वो 24 करोड़ आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ तक आप ये फील कर सकते हैं कि आप परफॉर्म ना करें एंड यू स्टिल बी द पार्ट ऑफ द फर्स्ट 11? क्रिकेट में इट्स अ गेम ऑफ टीम। ये नहीं है कि आपने 2 या 3 प्लेयर पर इंडिविजुअली छोड़ दिया कि ये करेंगे तो टीम जीतेगी, नहीं करेंगे तो टीम हार जाएगी। ऐसा नहीं है। तमाम आपके प्लेयर्स को ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। उसमें बात आ जाती है कि जी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है या ट्रायंगुलर सीरीज है ना, ये इट इज़ गोइंग टू बी ए बैटल फॉर बैटर्स। ये आप भूल जाएं कि आईसीसी को जब ये स्टेडियम दे दिए जाएंगे ना, तो फिर आपके जो लोकल ग्राउंड स्टाफ का रोल है ना, वो बिल्कुल न्यूलिफाई हो जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा। दे आर गोइंग टू गिव यू द पिचेस वेयर यू आर गोइंग टू प्ले। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी की पिच बनाएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान अगर आप देखें तो पहली इनिंग जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी ना, तो विलियमसन जब बैटिंग कर रहा था और साथ में उसके माइकल मिचेल, डैरिल मिचेल जो बैटिंग कर रहा था, आप देखेंगे दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट द बॉल फ्रॉम दिस, फंस रहा था, नीचा रह रहा था, थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा था। तो उन्होंने टाइम गुजारा और टाइम गुजारने में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 2 आउट हो गए हैं, हम अपने विकेट नहीं देनी। उससे क्या हुआ कि वो जो पार्टनरशिप थी ना, उसने थोड़ा सा एक मोमेंटम जो था ना पाकिस्तान की तरफ आया, वो शिफ्ट हो गया। और मेरा ख्याल मोहम्मद रिजवान अहमद ने सॉरी बिल्कुल सही बात की है कि पहले 25 ओवर जो था ना पिच, वो इतना अच्छा नहीं था, बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास जो 2 नॉन रेगुलर स्पिनर्स थे ना, उन्होंने जो 9 ओवर किए, वो किसने किए? वो आपके खुशदिल शाह ने 9 ओवर में उसने 66 रन दिए और जो 3.4 हाँ, वो किए सलमान अली आगा ने। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें ना, तो दे गिवन 99 रन्स। तो दैट हैज शिफ्टेड द होल सिनेरियो ऑफ दिस। प्लस विकेट नहीं रही, विकेट लेस रही ना। विकेट अगर रेगुलर स्पिनर होता वो चाहे इतनी रन देता, बट वो 2-3 विकेट लेने से मोमेंटम आपका चेंज होता। यही तो बेसिकली सोचने वाली बात होती है कि एक
बॉलर मेक शिफ्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ खुशदिल, T20 में 4 ओवर करने हैं, अगर आपने एक विकेट ले ली तो अगले 8-10 बॉल तो वैसे ही आपको मुफ्त के मिल गए जी क्योंकि आपको तो हिट किसी ने नहीं करना। वो जो सिचुएशन बनती है उसको किसने एनालिसिस करना है? वो कोच का काम है कि यार 50 ओवर में अब देखो ना एक टीम फंसी हुई है, अब मुझे भी खुश थी इस वक्त लगा दोगे ना इस स्टेज में भी तो मुझे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा यार कि मैं एक्स्ट्रा कवर से मारूं, ऊपर से इसको सर के ऊपर से मारूं, क्योंकि इसने एक मुझे मैं थोड़ा सा यहाँ से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा क्योंकि एज अ कोच खुशदिल शाह बिफोर ही वाज सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड खेल रहा था जब वो मैच, ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू बॉल 10 ओवर्स। कहीं ना कहीं कोच ये बात लेके आता है डिस्कशन में, जब आप बैठे होते हैं टीम जो डिस्कशन होती है कि यार मेंटली तौर पे आज तैयार रहना कि आप 5 से 6 ओवर करने हैं अगर सिचुएशन इतना तो उनको पता था वैसे, ये डिस्कशन में आ जाती है ये चीज़ है। नंबर 1, नंबर 2 उस पर इतना ट्रस्ट करना ये नहीं होना चाहिए था ओके कि आप एक तो उसके हाथ में ब्रेक नहीं है, दूसरा या तो ओवर पिच बॉल करता है कि जिसमें हर बॉल पे आपको रिलीविंग रन्स मिलते हैं, मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर बड़े आराम से मिलता है, अगर बुरा बॉल करे तो कट पे चौका वरना एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका। और प्लस वेरिएशन की जो बात तो कर रहे हैं बैट्समैन की तो लगी मौजें, उसको अपने जो 15 रन पे खेल रहा है उसको तो अपना 50 नजर आ गया, ठीक है। अब जब वो अपना 50 करेगा सामने से 50 होगा 100, जिस तरह आपने वो जुवेद मियाँदार साहब कहते हैं ना, मैं आपकी सॉरी बाद में ऐड करूं, वो कहते थे कि कोई ऐसा बॉलर आता था जो नॉन रेगुलर होता था तो मैं उसको छक्के चौके नहीं मारता था। इन्होंने तो इतना मैंने भी टाइम मैं वैसी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे बॉलर को आप खाते हैं, कहते हैं ऐसे को ना हम इजी करते हैं जिसके विकेट लेने का चांस ना हो, उसको हम सिंगल डबल एक आधा करते हैं तो 6-7 पे रखते थे ताकि ऑपोजिशन लगा ही रखे, 5-6 ओवर करे ये करे इतनी जल्दी ना जाए। मैं 2-3 दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैं जुवेद भाई के साथ बैटिंग कर रहा तो इस तरह के बॉलर आते थे ना तो अपना ये जो फ्रंट लेके ना ऐसे करता था, वो पीछे मारते थे तो ये टैक्टिकल के तो वो किंग थे यार, उन पे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है। तो आप ऐसे प्लेयर से क्यों नहीं फायदा उठाते मेरे पास? अभी मेरा ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके क्विकली इनसे पूछेंगे अपने दोनों मेहमानों से कि कौन सा प्लेयर अब होना चाहिए और किसको बाहर बिठा देना चाहिए, ये बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से और उसकी सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा, अब थोड़ा सा क्योंकि लास्ट हमारा सेगमेंट है और हम क्विकली ज़रा आपसे जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले सौशकील जब टीम में आ गया, पहला मेरा मानना तो ये तो उसको निकालना ही गलत था, क्योंकि शायद 3 साल से जब से वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, बाबर से भी ज़्यादा सॉलिड है, एवरेज भी सबसे ज़्यादा उसकी, ठीक है, ना स्पिनर पे फंसता है ना पेसर पे फंसता है और पूरी दुनिया में हर जगह खेल के सबसे अच्छा है, फंसता नहीं, कहीं ये नहीं होता कि डॉट्स बॉल पे आ गए, चाहे किसी फॉर्मेट में भी वो खेले। इवन हमने तो उसकी ग्लिम्सेस PSL में भी देख लिए हैं कि उसको ओपन कराएगा वो मार धाड़ भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रोकने वाला प्लेयर है, स्कोरिंग शॉट्स हैं। तो जब आपके पास इतना तगड़ा प्लेयर है तो क्या आपको लगता है कि जो आपने शुरू में कामरान गुलाम की बात की तो बाबर को अगर ओपन कराना ही है, वैसे वो ओपन भी वो कर सकता है, ये प्रेस रिलीज के अंदर PCB ने कहा था कि वो ऑप्शन में है कंटेंशन के अंदर को ओपन कर सकता है, तो अगर बाबर नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ ओपन करवा दे, अगर कंफर्टेबल है बाबर तो 3 में साउथ को लेके आए जो पूरी इनिंग्स भी बिल्ड करे, जो केन विलियमसन का रोल था कल, फंसा रहा लेकिन उसने पूरी टीम को लेके चलाया और बना के दी इनिंग लाई, अब मारे, तो ये हो सकता है जी? आप बताइए, फिर मैं आपसे जानता हूँ। बताएं अजहर भाई, आप पहले स्टार्ट करें फिर मैं इस पे बात करता हूं। नहीं, मुझे अभी तक क्वेश्चन समझ नहीं है। नहीं, सौशकील को अगर आपने हायर कर लिया, रख लिया तो बाहर क्यों रखा होगा उसे? नहीं, वो अगर एक तो अंदर आना चाहिए और नंबर 3 उसका होना चाहिए। इरफान देखो, साउथ व्हाई जस्ट वन साउथ शकील? आपने अभी बात की कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 15 की जो अनाउंस हुई है तो इसमें कोई चेंज आनी चाहिए? मैं समझता हूँ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्यों? इसको तो सिलेक्ट कर लिया ना, क्यों नहीं रहे? हाँ, ये देखे ना क्यों आए, इसलिए कि जो 15 आपने सिलेक्ट किए हैं भाई मेरे, उस पर बहुत डेलिब्रेशन हुई होगी, डिस्कशन होगी, कैप्टन की कंसेंट होगी, कोच की पूरी मैनेजमेंट जो है उन्होंने घंटे लगाए होंगे कि भाई प्लेयर टू प्लेयर हमने कंपैरिजन करना है। अब बात आ जाती है कि आपके पास साउथ शकील जब था तो उसको ना खिलाने की वजह क्या कामरान गुलाम की इंडक्शन थी या कामरान गुलाम वाज अ बेटर प्लेयर देन साउथ शकील? लेफ्ट हैंडेड जो होता है ना जी, वो हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर को तंग करता बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फखर जमान ने
कितने उम्दा तरीके के साथ अपनी इनिंग जो है ना वो प्रोग्रेस की। सही। सही। अब अगर एक और लेफ्ट हैंडेड बैटर आपका वो ऊपरले ऑर्डर में होता तो मे बी के जो आप उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा वो तंग करता। वो मेंटली फिजिकली उसको पता है कि मैंने रोटेशन और स्ट्राइक कैसे करनी है। मैंने अगर मेरी नंबर 3 पर बैटिंग आती है तो मैंने वो जो सर्कल है वो पावर प्ले का उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। और मैंने वो स्पिनर्स, आप देखें कि दुनिया ने रविंद्र रविचंद्रा ने भी आके 4 ओवर किए, ठीक है, उसके साथ उनका फिलिप भी आ गया था। फिलिप्स भी, ग्लेन फिलिप्स ने भी ब्रेसवेल आ गए, 4 बॉलर, 4 उनके स्पिनर्स ने मेरा ख्याल टोटल नंबर ऑफ ओवर जो अगर आप देखें तो 30 के करीब किए उन्होंने। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये टेस्टिंग भी थी, ये टेस्टिंग भी थी जो मेन जब चैंपियंस। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो शुरू में कहा कि उनको ऐसे खेल रहे थे जैसे कंडीशन का पता है, उनका होम ग्राउंड है। अच्छा, हमारा जो माइंडसेट है अजहर भाई, हम कहते हैं जी राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत है जी। नंबर 1, किसी बड़े फ्यू कोचेज हैं जिनको ये आइडिया है कि एक फास्ट बॉलर को जब लेफ्ट आर्म को बॉलिंग करनी पड़ती है, एक तो उसे पिच पे जगह ढूंढनी पड़ती है और थोड़ा सा वाइडर आना पड़ता है, जिससे उसको अपनी पेस कट डाउन करनी पड़ती है और उसकी लेंथ भी स्लाइडली पीछे हो जाती है। दिस इज अ नेचुरल। ये चीज़ें कौन बताएगा इनको भाई कि लेफ्ट हैंड का होना टीम में कितना इंपॉर्टेंट। रही बात ऐसे ही, जितना वो सिल्की टच वाला प्लेयर है, एंगल करता है और उसको इस जगह पे गैप मिलने के भी ज्यादा चांसेस है। हाँ, एक एडवाइस है मेरी, पे बड़ा तगड़ा है, हर शॉट मार लेता है, अब अगले बॉल को पुल भी मार लेता है, जो कि किसी भी फास्ट बॉलर को बहुत ही तंग करती है, इरिटेट करती है। मेरा ये मशवरा जरूर है कि आपको अपना प्लेइंग स्टाइल जो है उसको इन्हेंस करना है उस सिचुएशन में जब आपके दूसरे एंड पे अगर कोई आउट हो जाता है, 1 आउट हो जाता है या 2 आउट हो जाता है, वो जो 5 से 7 ओवर आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, उस अप्रोच को आपने ख़त्म करना है। अगर आप उस अप्रोच को चेंज कर लोगे तो आप एडवांस लेवल की क्रिकेट को मीट करना शुरू हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे सामने 2 विकेटें गिरती हैं तो हम 5 से 7 ओवर डिफेंसिव चले, दूसरी टीम बीच में घुस जाती, तो दूसरी टीम को अंदर घुसने का जो मौके देने वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना थ्रू योर बैटिंग स्टाइल, उसको चेंज करना चाहिए। ये करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक अगर एनालिसिस करें ना, मैं टेस्ट के वाले से भी बात कर रहा था, पाकिस्तान जो टेस्ट चैंपियनशिप में अब 9वें नंबर पे है, सबसे बड़ी वजह कि हमारा पास एक सिंगल फास्ट बॉलर नहीं है जो टेस्ट रेगुलर खेलता है। ओडीआई के अंदर या टी20 कहते हैं यार कि 2 दफा दूसरी टीमों को हमारे पास आउट करना है ही नहीं है, ठीक है, राजनुमान ही करते हैं। अब मसला क्या आ रहा है कि जो हमारे ये जो 3 बॉलर हैं, ट्रायो की बात करें, नसीम, शाहीन और हारिस, ये T20 और ओडीआई के अंदर डेथ ओवर में बहुत मार खाते हैं। नई बॉल से फिर थोड़ा बेहतर है, अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में थी, बाउंसी पिचेस थी, ये सक्सेसफुल थे, स्विमिंग कंडीशन थे, साउथ अफ्रीका में तब भी सक्सेसफुल थे, बट जहाँ थोड़ा सा भी फ्लैट काम होता है और डेथ ओवर में ये इनकी मौत है। मैं बता सब आखिर हो क्या गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि ये एकदम से हमारे बॉलर डेथ ओवर करना भूल गए। यार देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे बॉलर ने डेथ ओवर में यॉर्कर नहीं किया, ऑस्ट्रम से बाहर बॉल नहीं किए, एंगल क्रिएट नहीं किया, स्लो वन नहीं किया, स्लो बाउंसर नहीं किया। हमारी प्रॉब्लम ये है, एक तो अपोजिशन को बॉक्स का इस्तेमाल करना आ गया, दैट्स वंडरफुल, कि वो 1 या 2 इंच पिच के पास पहुंच जाते हैं और वेट कर प्रिडिक्टेड लाइन की उनको असेसमेंट होनी शुरू हो गई एडवांस क्रिकेट में। अगर कल देखा जाए, फिल्म ने जिस तरह 2 छक्के मारे उल्टे हाथ से, बिल्कुल स्टंट हो गए, ऐसे किया है, कुछ नहीं किया, हेड भी स्टिल था, हर चीज थी, सिर्फ रिस्क ऐसे किया और इधर छक्के हुए। आपको चेंज क्या करना है, अगेन आपको एडवाइस कर रहा हूँ आकिब साहब, अपने बॉलरों को अगर और बेहतर करना है तो रिलीजिंग पॉइंट पे उनको होल्ड करना सिखाएं, कि जिस तरह वसीम अकरम को आज तक क्यों नहीं इतनी फेंटी पड़ी डेथ ओवर में, इसी की वजह कि उसको अपनी रिलीजिंग पॉइंट पे कंट्रोल था। आपको रिलीजिंग पॉइंट पे कंट्रोल जब तक नहीं सिखाएंगे, उनकी स्किल डेवलपमें नहीं करेंगे, कोच रहे हैं इतने सालों से, प्लेयर ले यार पता ही नहीं है क्रिकेट का। यार कैसी बात करते हैं, ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है या अजहर भाई को क्रिकेट पता, यार क्रिकेट हमने खेली भी है, हमने कोचिंग की है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि इतना खेल के भी अगर ये चीजों का नहीं पता चलता, हम साइंस को समझते हैं। इधर भाई आप लास्टली कुछ ऐड करना चाहिए इस पे कि जो मार पड़ रही है हमारे फास्ट बॉलर को? कंडीशंस चेंज होती है ना तो फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। अब 2 नए गेंद लगते हैं, 25-25 ओवर होते हैं, बाकी टीमों के लिए भी लगते हैं ना, होते हैं तो उनको तो नहीं पड़ती। हम क्या थे, हम थे कि रिवर्स स्विंग के बादशाह थे,
जैसे ही गेंद पुराना होता था, अगर 50 ओवर एक बॉल हो तो उसकी वेयर एंड जी। टेयर। और अब देखें, अब दूसरी टीमें क्या करती हैं, आपने कभी देखा कि किसी ने थ्रो सीधी की हो, एक टिप मारते हैं, वो कहाँ मारते हैं, पिच के पास, वो जो ड्राई होती है ना सरफेस, वहां पर वो जो थ्रो आता है ना, तो वो जो स्कफ्ट अप हो जाता है ना बॉल, वो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। हम वो भूल गए हैं। हम अब शहनशाह अफरीदी हो गया या हारिस सुहेल हो गया या नसीम शाह हो गया, ये अपना अब पुराना गेंद करना भूल गए हैं। वो इनसे अब वो बॉल नहीं होती। नहीं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल इनकी विकेट नहीं, मैं आपको बताऊं, लाइन और लाइन जो है ना, जिस तरह अभी मुजाहिद ने कहा, ये तब अच्छी होती है जब आपने लंबी क्रिकेट खेली हो। अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300, 350, 400 ओवर ही नहीं किए, तो इरफान मुझे बताएं कि मैं अपने स्किल को कैसे इन्हांस कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये 40वें या 45वां ओवर में करने लगा हूँ, तो अब मुझे इतनी आदत है कि मैंने लेंथ में बॉल करना है, मैंने ऑफ स्टंप से बाहर करना है, मैंने अंदर लाना है, मैंने पेस को बढ़ाना है। अगर आप इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, यू कैन नॉट इम्प्रूव द स्किल ऑफ योर बॉलिंग एट द डेथ। ये जैसे मुजाहिद भाई हमेशा कहते हैं ना, रिपीटेबल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो इसीलिए जब आप खेलेंगे, जब आप डोमेस्टिक कोई खेलेंगे, कोई मैच खेला है, एक सेंचुरी की है गुलाम ने, बाकी 10 इनके कहाँ गई भाई। हाँ जैसी। चलें, इस पे हम अगले शो में भी बात करेंगे क्या रीज़न है और डोमेस्टिक हमारा कोई लड़का खेलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और ये हमारी टीम के लिए लर्निंग कर्व है कि बाकी दुनिया के बॉलर भी जब 2 न्यू बॉल आती हैं तो कर रहे हैं, किसी को इस तरह मारनी पड़ती। बुमराह की बात करें, पैट कमिंस की बात करें, स्टार्क की बात करें, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानी बॉलर के लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि किस तरह इम्प्रूव करना है। आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।